राजनीतिक परिवार से मैं थी नहीं, तो बाहर कदम निकालना भी बड़ा मुश्किल था। मेन पार्टी की मैं महामंत्री हूँ। सौभाग्य से देखिए उज्ज्वला योजना की मैं जिले की प्रभारी रही हूँ। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की खास पेशकश इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी बलिया की जिला महामंत्री रंजना राय जी जुड़ रही हैं। रंजना राय जी, बलिया की बात पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो आपका इंटरव्यू करूंगा ही, दुनिया जहां के सवाल भी पूछूंगा और आप सत्ता में हैं तो आपकी जवाबदेही भी बनती है, इसलिए सवाल कठिन भी होंगे। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि रंजना राय हैं कौन, क्योंकि लोगों में बड़ा इस बात को लेकर दिलचस्पी है कि रंजना राय कौन है, कहाँ से आई हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये राजनीति क्यों करना चाहती हैं। तो अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम अब तक के घटनाक्रम को आप ही के शब्दों में समझें तो रंजना राय क्या है? जी, मैं सिकंदरपुर विधानसभा हाथों ग्राम सभा की निवासिनी हूँ। मैं वहीं की बेटी हूँ और राजनीतिक बैकग्राउंड तो मेरा रहा नहीं है कुछ, क्योंकि मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिताजी कोयलडी में रहते थे, लेकिन बचपन से मेरी एक इच्छा थी कि बड़ी होकर पढ़ाई लिखाई करके और मुझे सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के विषय पे काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है, बेटियों के लिए काम करना है। और सौभाग्य से देखिए उज्ज्वला योजना की मैं जिले की प्रभारी रही हूँ। महिलाओं पे काम करना और राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में हमको पूछे हैं, तो चूंकि मैं राज्य सेविका समिति की प्रसिद्ध स्वयं सेविका हूँ, मैं 98 से जो है, अच्छा हाँ 98 से राज्य सेविका समिति का प्रशिक्षण 98 में काशी प्रांत से मैं की थी। अच्छा। और तब से लेकर चूंकि संघ से ही जुड़ी रही मैं, लेकिन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब जो है उनको पता ना उनसे एक कितना आत्मबल, चूंकि मुझे ही नहीं बहुत सारी महिलाओं को ये लगा कि मोदी जी की वजह से हम लोग काफ़ी जो हैं, और महिलाएं इसमें इतनी एक्टिव हो गई पार्टी के साथ, हमको भी लगा इससे बेहतर हमारे लिए कुछ है नहीं। और मैं पार्टी उसी समय जो है सक्रिय सदस्य बनी, क्योंकि मोबाइल से सक्रिय सदस्यता उस समय हो रहा था। तो मैं टीवी में न्यूज़ भी देख रही थी, उस समय जो है सक्रिय सदस्यता का नंबर उस पर था, तो उसी समय घर में बैठे बैठे मैं सक्रिय सदस्य बनी। लेकिन ये है कि एक हमको बाहर निकलने का एक महिलाओं में होता था, सारी शिक्षा दीक्षा होने के बाद भी वो निर्भीकता अंदर से नहीं आती थी। वो प्लेटफॉर्म तो था नहीं, चूँकि राजनीतिक परिवार से मैं थी नहीं, तो बाहर कदम निकालना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन जैसे तैसे संघ के कार्यक्रमों के माध्यम से, पार्टी कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जो है एक पता करते रहते थे कि किस महिला के साथ मुझे निकलने का मौका मिला। अब मौका मिले, अब तो काफ़ी जो है, अब भाजपा सरकार में काफ़ी महिलाएं जो एक्टिव हो गई हैं, अब कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मोदी जी जो है पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, उस समय थोड़ा सोचने वाला विषय था, इससे कि उससे पहले कांग्रेस की सरकार या जो है प्रदेश में भी अन्यत्र दलों की सरकारें थी, सपा वगैरह की, बसपा वगैरह की, तो इन महिलाओं की इतनी सुरक्षा नहीं मिल पाती थी जो चाहिए होती थी। तो मतलब आप कुल मिलाकर मोदी जी से प्रभावित होकर राजनीति में सक्रिय हैं। वर्तमान समय में आप क्या दायित्व है आपका और क्या क्या दायित्व पूर्व में आप वर्तमान समय में? तो मैं भाजपा जिला महामंत्री और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि ये भी मेरा प्रथम ही दायित्व है। मुझसे पहले कोई महिला महामंत्री पहली महिला महामंत्री ने, और संगठन ने मेरे ऊपर विचार किया, उस विचार पे मैं काम भी करती हूँ। काफ़ी संगठन के कामों में मैं सक्रिय रही हूँ। वही सक्रियता को देखते हुए मुझे महामंत्री भी बनाया गया। अच्छा। और मेन पार्टी की मैं महामंत्री हूँ, लेकिन फिर भी जो है महिलाओं पे मुझे ज़्यादा काम करने में दिलचस्पी है और मैं महिलाओं के लिए हमेशा सक्रिय रहती हूँ। अगर मैं गलत होऊंगा तो सही करिएगा। ये वही भूमि है जहाँ से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी और आप जिले की प्रथम उज्ज्वला योजना की प्रभारी भी थी। लेकिन इन 4-5 सालों में आज क्या नौबत आ गया है कि जो बीजेपी की सरकार ने गैस सिलेंडर घर घर तक पहुंचाए, गरीब दलित तबका, मध्यम वर्ग तबका उसमें गैस नहीं भरवा पा रहा है। आप इसके लिए बतौर गृहिणी किसको जिम्मेदार मानती हैं और बतौर नेता भी आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्योंकि सबसे पहले तो गृहिणी होने के नाते जो है, और उज्ज्वला का शुभारंभ यहाँ से हुआ, मोदी जी 2016 में 30 मई को किए थे और मैं प्रभारी रही हूँ। अभी भी उस पर मैं काम करती हूँ। काफ़ी महिलाओं को जो है प्रयास रहता है। अब देखिए सेकंड टर्न भी जो है उज्ज्वला का ये हो गया है। इसमें प्रयास है कि कोई भी वंचित न रहे। हर परिवार में जो है जो पात्र हैं, अगर किसी कारणवश उसको नहीं मिला है तो उसको दिलाया जाइए। और एक गरीब परिवार में, जो परिवार कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था
कि मुझे कभी सिलेंडर पे, गैस पे जो महिलाएं जो हैं कि गैस चूल्हा होता कैसा है, उन परिवारों को दिलाने का काम किया गया। और काफ़ी इस पे प्रशिक्षण भी चला, चूँकि LPG पंचायत भी जगह जगह करके और महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया, उसकी भी मैं संयोजिका रही हूँ जिले की। तो मुझे इस पे काफ़ी ये जानकारी है। अब जब उसी फील्ड में मैं ज़्यादा काम की हूँ, उज्ज्वला से ही संबंधित और LPG पंचायत, चूँकि 200 महिलाओं की जो है संख्या में हर मंडल में एक एक पंचायत कराना था, तो उसमें महिलाओं में जो हर्ष था, जो खुशी था, वो आज भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ महंगाई का मुद्दा जो आप कह रहे हैं, तो ये वैश्विक महामारी थी, इससे तो हर देश जूझ रहा है और उसको नकारा नहीं जा सकता है। कुछ दिक्कतें आ रहा है, लेकिन सरकारें इतना व्यवस्थित तरीके से उस पर हमारी सरकारें एकदम मुस्तैद होकर काम कर रही हैं। और कुछ 5-6 महीने या 1 साल में कहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब सरकार अपनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और ये केंद्र की योजना है। तो एक परिवार को देखिए, कोरोना के जंग में हम लोग कैसे अपने आप को, और आप भी सुरक्षित, हम सुरक्षित बचे हैं, तो इस पर हम लोग का इंटरव्यू भी चल रहा है, इस पर बात हो रहा है। एक परिवार की व्यवस्था, जो छोटा छोटा हम लोगों का व्यवसाय था, सरकारी वर्ग था, ठीक है कि मान लीजिए उनकी सैलरी आ जाती थी, लेकिन छोटे व्यवसायी वर्ग जो थे उनको कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मतलब आप ये मानती हैं कि कोरोना की वजह से लोगों को रोजगार में कहीं ना कहीं कमी आया है? लोग जो पहले कमा रहे थे वो नहीं कमा पा रहे हैं और इस कारण से गैस नहीं भरा। महंगाई दर में जो भी बढ़ोतरी हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं 50% कोरोना की वजह से हमको लगता है। आप मानती हैं कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से 50%। और जैसे ही कोरोना खत्म होगा, गैस की सिलेंडर भी कम होगा, दाम इस पे बेहतर तरीके से काम कर रही है और बहुत जल्द ही इस पे हम लोग निजात पा जाएंगे। मतलब महंगाई पे बहुत जल्दी, महंगाई पे काफी कंट्रोल होगा। 2022 में आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पे है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 2022 में आपकी तैयारी क्या है और आपकी पार्टी की तैयारी क्या है। आपकी तैयारी मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं आपके समर्थकों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि आप सिकंदरपुर विधानसभा से दावेदारी भी कर रही हैं। जी, दावेदारी की क्या है हमारी पार्टी में, और तैयारी किसी का कुछ अलग नहीं, चूँकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा जनता की सेवा में ही समर्पित रहते हैं। जी, बूथ से लेकर, सेक्टर से लेकर, मंडल से लेकर, और जितना हमारा संगठन जो है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस हिसाब से काम करता है, शायद किसी भी देश का, मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और इसमें काम करने वाला हर एक कार्यकर्ता अपने आप को 24 घंटा समर्पित पार्टी के लिए समय देता है, जनता के लिए समय देता है। इसमें हमारी ना कोई अलग से तैयारी है, ना हमारे पार्टी के अन्यत्र लोगों की कोई अलग से तैयारी है। और पार्टी में एक ही होता है कि एक इच्छा प्रकट करने की बात होती है, और शायद यही ही एक पार्टी है कि जिसमें किसी भी कार्यकर्ता पे कोई भी विचार और निर्णय लिया जा सकता है। तो ये लगता है कि सिकंदरपुर में थोड़ा सा जो है, अभी आज तक किसी महिला के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं गया है। तो एक महिला होने के नाते और पार्टी की कार्यकर्ती होने के नाते, और मेरा भी एक इच्छा है और इच्छा प्रकट की हूँ मैं कि अगर पार्टी मुझे ये मौका देती है तो मैं कुछ बेहतर करने का प्रयास करूँगी। बाकी पार्टी में जितने लोग लगे हैं, सारे लोग अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपना, किसी क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र तो हम सारे लोगों का, जो मान लीजिए कि जो लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, सिकंदरपुर ही विधानसभा है, तो जो भी 5-7 लोग जो भी फ्रंट पे आपको दिख रहे हैं, उसमें से ये लगता है कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं सबसे कुछ बेहतर करने का प्रयास करूँगी। आप सिकंदरपुर विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं, और अगर पार्टी ने आपको टिकट दे दिया तो क्या मुद्दे होंगे? किन मुद्दों पे आप जनता के बीच जाएंगी? और अगर आप विधायक बन जाती हैं वहाँ की, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? किन कामों पे आप फोकस करेंगी कि नहीं मुझे ये काम करना है? मैं बिल्कुल स्वास्थ्य और शिक्षा पे, 2 पे तो विशेषकर बल दूंगी कि ये 2 व्यवस्था ऐसा हो जाए कि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, और हमारा ये भारत जो है कि कृषि प्रधान देश रहा है। जी बिल्कुल। और भारत की हमको लगता है कि 65% से 70% आबादी अभी भी गाँव में ही निवास करती है। जी। तो गाँव से ही हम शहर बनाते हैं। तो चूंकि आज की स्थिति ये हो गई है कि भाई अब हम बेटियों को भी पहले की तरह नहीं है कि बेटी हमारी जैसे तैसे हाई स्कूल इंटर कर ली, फिर शादी कर दी, वो चली गई, और बेटा के बराबरी का हक हम देने लगे हैं। तो आज भी एक किसान परिवार के लिए, किसान पिता के लिए अपनी बेटी को शहर में भेजना, रेंट का रूम लेना, और उसको जो है उस स्तर तक जो हमारी बेटी का सोच है वहाँ तक ले जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मतलब आपकी प्रायोरिटी में होगा स्वास्थ्य और शिक्षा? हाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो मैं ऐसा कुछ चाहूँगी कि कम से कम जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे किसान भाइयों की बेटियां हैं, उनको शिक्षा उसी क्षेत्र में रहकर बेहतर से बेहतर, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो,
चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, मेरी सोच बहुत ही ऊंची है जी कि उस क्षेत्र में मैं ऐसा कुछ विकास करूं, ऐसा कुछ नया करूं कि एक जिले जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में एक मिसाल बने। सिकंदरपुर विधानसभा। आप स्वयं एक महिला हैं और सूबे में पिछले 4 सालों से योगी जी की सरकार है। आप उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित मानती हैं, और इस बार की 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, एक महिला होने के नाते उदाहरण के तौर पे मुझे ही ले लीजिए, मैं भी एक महिला हूँ और 2014 में मैं वो पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि मोदी जी से प्रभावित होकर जी और मैंने ये निर्णय लिया कि जो है ये अब भाजपा सरकार के लिए हमको काम करनी है। तो काम करने हैं तो इतने कम समय में काम करते करते यहाँ तक आए। अब महिलाओं की जो कहें हैं कि कितनी सुरक्षित हैं, तो जितनी निर्भीकता के साथ आज उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, शायद पिछले अन्यत्र दलों में ऐसा नहीं था। महिलाओं की संख्या इतनी नहीं दिखती थी। आज जो है कहीं किसी घर में किसी भी बेटी को भी फ़ोन कर दिया जाए तो कल के डेट में एक बेटी को निकलने के लिए तमाम बार जो है माँ को भी सोचना पड़ता था, पिता को भी सोचना पड़ता था कि मेरी बेटी बाहर तो जा रही है, ठीक है परमिशन मैं दे दूँ, लेकिन सुरक्षित घर वापस आएगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं होती थी। लेकिन आज ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, ये महिलाओं के साथ सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो चूंकि सोच सबका एक ही बार में तो उस तरीके का बदला नहीं जा सकता है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। आपकी पार्टी की क्या विजन है महिलाओं को लेके और कितनी सुरक्षित है महिलाएं? पार्टी का तो बहुत बड़ा विजन है महिलाओं को लेकर। देखिए, केंद्र सरकार में आज हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में 11 महिलाओं को जगह मिला है। तो अब महिलाओं पे कितना बड़ा विजन है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है 11 शक्तियों को मौका दिया गया है। तो महिलाओं को लेकर बहुत सरकार की अच्छी सोच है और मातृ शक्तियों की वजह से इस बार जो है एकदम हम लोग तन मन से जो है समर्पित होकर फिर भाजपा की सरकार आने वाली है। योगी जी फिर आपके अनुसार महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित हैं और सूबे में इस बार फिर से योगी जी को वोट करने वाली हैं? महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं और यदा कदा अगर छिटपुट घटनाएं जो आती हैं तो वो चाहे किसी भी दल का नेता मंत्री, चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो या छोटा हो, उसे बिल्कुल जो है देखिए तमाम जो है, अब नाम तो कुछ नहीं हमको ये ऐसे याद आ रहे हैं, लेकिन ऐसे हैं कि हमारे दल के लोगों के साथ भी, मतलब हमारे दल के लोग कुछ कहीं थोड़ा बहुत ये घटनाएं आई कि मतलब लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। आप सेंगर जी की बात कर रही हैं? हाँ, तो उनको देखिए कि आज वो जेल के पीछे हैं। जी। बलिया में बीजेपी के 5 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, 4 सांसद हैं, कई सारे पदाधिकारी हैं, लेकिन फिर भी बलिया का जो इतिहास, जो गौरव है, उसके हिसाब से विकास नहीं हो पाया। आप बलिया के किसी भी शहर में चले जाइए, बढ़िया से बढ़िया कॉलोनी में चले जाइए, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम खराब है, सड़क पे जल जमाव की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर बलिया के जनप्रतिनिधियों में थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति होती तो इन समस्याओं को पिछले 4 सालों में निपटा दिया गया होता? देखिए, ये सब का दोष जो है हमारे जनप्रतिनिधियों में बिल्कुल जो है 1% कहीं पे किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। अगर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जो है इतनी भ्रष्टता में फैलाई गई होती और सड़क का जो बता रहे हैं, पानी निकासी का जो है, अगर इस पर काम किया गया होता, इससे पूर्व जो है 4 साल से हमारी सरकारें काम कर रही है, हमारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। इससे पहले तो सपा की सरकार थी। सपा सरकार में अगर कुछ भी थोड़ा बेहतर हुआ होता तो आज इन समस्याओं से हम लोग काफ़ी निजात पाए हुए होते, लेकिन बिल्कुल कहीं कोने भ्रष्टता का सीमा पार करके हुआ है। सीवर का जो नाम लिए हैं आप, सीवर में बहुत सारे घोटाले हुए हैं और जब तक ये पारदर्शी तरीके से जाँच नहीं हो जाता है, सीवर चालू होने की कोई दूर दूर तक अभी संभावना नहीं है। और सीवर की तो मतलब 4 साल से आपकी सरकार है, फिर भी कह रही हैं कि जांच नहीं हो पाया और बहुत बड़ी समस्या है सीवेज का समस्या। बहुत ही जटिल समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। इससे जांच में जब तक एकदम बिल्कुल पारदर्शिता जब जनता के सामने नहीं आ जाता है, सीवर चालू नहीं होना है। और पानी निकासी के लिए जगह जगह नाले जो हैं बन रहे हैं। बरसात के कारण जो है थोड़ा सा काम जो प्रगति चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और कुछ तो हर कार्य में जो है कोरोना की वजह से भी हम लोगों का कार्य बहुत बाधित हुआ, क्योंकि मिस्त्री मिलना, मजदूर मिलना, लेबर मिलना, सबको घर में रहना था, सुरक्षित रहना था। तो इस वजह से भी काम में काफ़ी सारी बाधाएं आई हैं। लेकिन अब थोड़ा सा रफ्तार जो है जैसे ही पकड़ा, तब तक बरसात का मौसम आ गया तो थोड़ा सा जो है प्रगति पथ में जो है थोड़ा सा कमी है। लेकिन उसको 1 साल आते आते सारा कहीं पे कोई जो है शिकायत का मौका जनता को 1 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।